कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए कि आप आईसीयू के बेड पर लेटे हैं जहां हर सांस एक कठिन संघर्ष बन चुकी है। ऑक्सीजन मास्क आपके चेहरे से चिपका है, मॉनिटर की निरंतर बीप आपकी धड़कन की नाजुक लय को कैद कर रही है। चारों ओर सफेद दीवारें, मशीनों की हल्की गूंज और जीवन की आखिरी उम्मीद की चमक। लेकिन तभी एक चिंगारी फूटती है। वो हवा जो आपको जीवित रख रही थी विषैले धुआं बनकर आपके फेफड़ों को जकड़ लेती है। सांसें घुटने लगती हैं, चीखें गूंजती हैं, मदद करो, आग लग गई है। लेकिन दरवाजा बंद है, कोई सहारा नहीं है। आप पूरी तरह से असहाय हैं, मौत की ठंडी आहट महसूस कर रहे हैं। तो यह दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि उन मरीजों की हकीकत है जो उस रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत की नींद सो गए। बात यह है कि 5 अक्टूबर 2025 की उस भयावह रात की कठोर सच्चाई, जब जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में लगी आग ने 8 जिंदगियों को छीन लिया। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सालय, जहां हजारों गरीब लोग अपनी जिंदगी की अंतिम आस लेकर पहुंचते हैं, उस रात मौत का घर बन गया। अधिकारियों के मुताबिक 8 मरीजों की मौत हो गई। 6 मरीज वार्ड में ही धुएं से घुटकर मर गए, जबकि 2 को शिफ्टिंग के दौरान जान गंवानी पड़ी। 5 अन्य अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। 3 आईसीयू में और 2 वार्ड में रिकवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस हादसे ने न सिर्फ परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल की आग में लपटे तो बुझ गई, लेकिन परिवार के दिलों में अभी भी सुलग रही है। समाज को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हमारे अस्पताल जीवन बचाने के लिए हैं या मौत देने के लिए। बात कर रहे हैं जिस अस्पताल एसएमएस की भयावह हादसा घटित हुआ, उसकी स्थापना 1934 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। 1934 से लेकर 1937 में इसे निर्माण किया गया। 47 में इससे जुड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया। आज भारत के टॉप 40 मेडिकल कॉलेज में इसका नाम है। यह राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, जहां रोजाना लगभग 10,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। ट्रॉमा सेंटर में दुर्घटना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। कैंसर वार्ड में मरीज जीवन की जंग लड़ रहे हैं और न्यूरो आईसीयू में ब्रेन इंजरी या ट्यूमर से जूझते लोग हर पल की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह चमकदार इतिहास हकीकत की कड़वी सच्चाई के आगे फीका पड़ जाता है। 90 साल पुरानी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, गलियारे इतने सकरे कि स्ट्रेचर फंस जाएं, बेड की कमी से मरीज फर्श पर लेटते हैं, स्टाफ की भारी कमी है, एक डॉक्टर पर सैकड़ों मरीजों का बोझ है, पुराने उपकरण, टूटे वेंटिलेटर और रख रखाव का नामो निशान तक नहीं। 2025 में भी फंडिंग की कमी और मरीजों की बढ़ती संख्या ने इसे युद्ध क्षेत्र जैसा बना दिया है, जहां जीवन का हर पल दांव पर लगा रहता है। अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमी है। सीढ़ियां और रैंप अवरोधों से भरे हुए हैं, जो आग लगने पर बचाव को और मुश्किल बनाते हैं। यह अस्पताल गरीबों, मजदूरों और किसानों की आखिरी उम्मीद है, जहां प्राइवेट अस्पतालों की महंगी फीस से बचाव मिलता है। लेकिन अब यह मौत की घाटी बन चुका है। अस्पताल की इमारतें इतनी पुरानी हैं कि वायरिंग जर्जर हो चुकी है और रखरखाव के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। यहाँ आने वाले मरीजों की कहानियां दिल को दहला देने वाली हैं। वो रविवार की रात भी कुछ ऐसी ही थी। ट्रॉमा सेंटर का न्यूरो आईसीयू, जहां 11 क्रिटिकल मरीज वेंटिलेटर पर जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे और सेमी आईसीयू में 13 अन्य मरीज थे। मॉनिटर की बीप जीवन की लय बजा रही थी, लेकिन रात करीब 11:20 पर स्टोर रूम में रखे पुराने कागजों, वेस्ट मटेरियल और ट्यूब्स के बीच 20 साल पुरानी वायरिंग से शॉर्ट सर्किट हुआ। लपटें तेजी से फैली, धुआं घना हो गया और ऑक्सीजन सिलेंडरों से मिलकर यह घातक जहर बन गया। सिलेंडर ब्लास्ट जैसी तेज आवाज हुई। मरीज कोमा में थे, हिलने ढुलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे, केवल सांसों का संघर्ष बाकी था। आग स्टोर रूम से शुरू हुई, जो आईसीयू से सटा हुआ था, और धुआं पाइप के जरिए पूरे वार्ड में फैल गई। धुएं की वजह से वेंटिलेटर पर पड़े मरीजों की सांसें घुट गई और ऑक्सीजन की सप्लाई जहर बन गई। यह आग इतनी तेज फैली कि मिनटों में पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो 11:30 पर पेशेंट अटेंडेंट ने चिंगारी और धुआं देखा और स्टाफ को चेतावनी दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। 11:45 पर आग भड़क उठी, भगदड़ मच गई। 11:50 पर पूरे फ्लोर पर धुआं भर गया, लोगों का दम घुटने लगा। 12 बजे दमकल की गाड़ियां पहुंची, मात्र 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। 1 बजे स्नार्कल लैडर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। आग पूरी तरह 1:30 बजे तक बुझ चुकी थी। 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेता अस्पताल भी पहुंचे। मौतों की आधिकारिक पुष्टि मात्र 3 घंटे के अंदर कर दी गई।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग लगने के बाद धुआं इतना घना था कि बचाव दल को भी अंदर जाने में मुश्किल हुई। ऑक्सीजन सपोर्ट पर पड़े मरीजों की हालत और बिगड़ गई। फायर ब्रिगेड को बुलाने में भी 15 से 20 मिनट की देरी हुई क्योंकि अलार्म सिस्टम फेल था, स्प्रिंकलर सिस्टम भी फेल था, एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड थे या गायब थे। एक परिवार ने कहा कि पानी तक नहीं था, सिलेंडर भी नहीं मिले। स्टाफ और डॉक्टर, कंपाउंडर भाग खड़े हुए। परिवार वाले खुद मरीजों को कंधे पर उठाकर बाहर लाए। फायर ब्रिगेड पहुंची, 7 टेंडर लगे, लेकिन देरी से। 24 मरीजों को निकाला गया, लेकिन 2 की शिफ्टिंग के दौरान मौत हो गई। आग की लपटें 1:30 बजे तक तो सुलगती रही। बचाव कार्य में दमकल कर्मियों को भी धुएं से जूझना पड़ा। कई मरीजों को सीढ़ियों से नीचे उतारना पड़ा क्योंकि लिफ्ट काम नहीं कर रही। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद भाग गए। यह दृश्य दिल दहलाने देने वाला था। लोग चीख रहे थे, मरीज तड़प रहे थे और मदद कहीं से नहीं आ रही। इस देरी में कई जिंदगियां छिन गई। परिवारों का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो शायद मौतों की संख्या कम होती। अब जरा उन परिजनों की आप बीती सुनिए जिन्होंने धुआं देखते ही चीखें मारी। रुक्मिणी के बेटे ने चिल्लाकर कहा कि धुआं फैल रहा है, मरीजों को खतरा है, लेकिन स्टाफ ने अनसुना कर दिया। धुआं आईसीयू में भर गया, ऑक्सीजन मास्क जहर बन गया। ओम प्रकाश याद करते हैं कि धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लोग भागने लगे, लेकिन वेंटिलेटर पर पड़े मरीज असहाय थे। रामकांत, सर्वेश देवी के भतीजे, कहते हैं कि हमने नर्सों को पुकारा, लेकिन वे पहले ही भाग गई थी। मैंने अपने मौसी को कंधे पर उठाया, बेडशीट में लपेटकर बाहर निकाला, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। पूरण सिंह बताते हैं कि हमने 4 मरीजों को किसी तरह बचाया, लेकिन धुआं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक अन्य परिजन ने कहा कि स्टाफ ने कहा चिंता मत करो, लेकिन मिनटों में सब तबाह हो गया। परिवार वाले खुद दरवाजे तोड़कर अंदर गए, लेकिन घने धुएं ने सबको रोक दिया। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने 20 मिनट पहले धुआं देखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और आग लगते ही भाग गए, मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर। यह लापरवाही की पराकाष्ठा है जो असहाय मरीजों की जिंदगियां ली गई। दोस्तों, इन परिवारों का दर्द दिल को चीरता है। पिंटू की मां रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा बोला था कि मां मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं नया घर दिलाऊंगा, लेकिन उस रात सब खत्म हो गया। नरेंद्र सिंह आंसुओं में कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल इसलिए चुना क्योंकि प्राइवेट महंगा था, लेकिन क्या गरीबी की सजा मौत है? कैलाश, जो दिगंबर के भाई हैं, बताते हैं कि धुएं में सांस लेना मुश्किल था। ऑक्सीजन हटाकर बाहर आया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। आईसीयू के बाहर चीखें गूंज रही थी। माँ बाप नाम पुकारते, बच्चे रोते, बहनें दरवाजे पीटती, लेकिन घना धुआं सब रोक रहा था। सुबह का मंजर और भयानक था। अस्पताल के बाहर शवों की कतार, अंतिम संस्कार की तैयारी, चिताओं की आग जलती हुई। अब परिवारों की आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा। अब परिवार सड़कों पर धरना दे रहे, पुलिस की धमकियों के बावजूद न्याय मांग रहे। वे कहते हैं कि स्टाफ को 20 मिनट पहले चेतावनी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह सिर्फ दर्द उन परिवारों का नहीं है, बल्कि उस हर व्यक्ति का है जो सरकारी सिस्टम पर भरोसा करता है। परिवारों की चीखें अब सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं, जहां लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल सिर्फ आग के कारण का नहीं, वह तो 20 साल पुरानी वायरिंग का शॉर्ट सर्किट था, लेकिन असल मुद्दा है कि आखिर आग रोकी क्यों नहीं गई? फायर अलार्म क्यों फेल रहे? स्टाफ क्यों मरीजों को छोड़कर भागा? रख रखाव की उपेक्षा क्यों की गई? अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है। एक डॉक्टर को लगभग 1500 से ज्यादा मरीजों की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। न्यूरो आईसीयू में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की गंभीर कमी है, या न तो कोई उन्हें उचित ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही इमरजेंसी के लिए कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी चिंताजनक है। सकरे, गरियाले, भीड़भाड़ वाले वार्ड, सुरक्षा निकास मार्ग सामान से भरे हुए हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर की मियाद खत्म हो चुकी है। पिछले 1 दशक से फायर ड्रिल तक नहीं की गई है। 6 साल पहले भी इसी अस्पताल में ऐसी ही आग लगी थी। हालांकि उस समय कोई नहीं मरा था, लेकिन हमने 125 मरीजों को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट किया था, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया। नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने 50 दिन पहले ही खतरे की चेतावनी दी थी। कई लेटर भी लिखे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सीनियरों को सूचित किया। परिवारों का आरोप है कि स्टाफ ने लापरवाही बरती, आग लगते ही भाग गए। यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो जिंदगियां ले लेती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नियमित ऑडिट होता तो यह हादसा टाला जा सकता। दोस्तों, यह त्रासदी एक अस्पताल की नहीं, बल्कि पूरी स्वास्थ्य प्रणाली की खोखली सच्चाई है। दस्तावेजों में चमकदार योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत मौत की दावत देती है। ये मरीज गरीब थे, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार, युवा से बुजुर्ग तक थे। सरकारी अस्पतालों पर भरोसा किया, लेकिन मिली मौत। लोग कहते हैं कि सस्ता इलाज अब जिंदगी की कीमत बन गया है। यह भरोसे का कत्ल है, गरीबों की उम्मीदों का कत्ल है।
अस्पताल जो जीवन बचाने के लिए बने हैं, वहां लापरवाही मौत को न्योता दे रही है। यह हादसा सरकार को झकझोर रहा है क्योंकि विपक्ष इसे लापरवाही का सबूत बता रहा है। मीडिया में इसकी खबरें छाई हुई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरीबों की जिंदगी इतनी सस्ती है? समाज अब जाग रहा है और यह त्रासदी एक चेतावनी बन गई है। अब इतना सब होने के बाद सुबह होते ही सरकार हरकत में जब आई, सीएम अस्पताल पहुंचे, संवेदना जताई, 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर इकबाल खान की अगुवाई में। जांच के दायरे में आग का कारण, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स, फायर सिस्टम की खामियां, मरीजों की सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया। सीसीटीवी फुटेज के जांच के आदेश दिए गए। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुशील भाटी और ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ को हटाया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश सिंघल को सस्पेंड किया गया। फायर सेफ्टी एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक पर एफआईआर की गई, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया। प्रत्येक परिवार को 10 लाख का मुआवजा, घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई। सभी सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, कमेटी 2-3 दिन में रिपोर्ट देगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर शोक जताया। शोक संतप्त परिवारों को अपनी तरफ से सांत्वना दी। गृह मंत्री ने भी शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। लेकिन परिवारों का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है, असली बदलाव पता नहीं कब आएगा। विपक्ष ने तीखे हमले किए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि यह सिस्टम की नाकामी है, हाई लेवल जांच हो, जुडिशरी प्रोब जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह दिल दहलाने देने वाला हादसा है, सरकार की लापरवाही साफ है। बूंदी में गहलोत ने कहा कि शिकायत दर्ज करने की कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार हावी है। सचिन पायलट बोले कि प्रतिष्ठित अस्पताल में ऐसी चूक अस्वीकार्य है, जवाबदेही तय हो। इसी बीच में मदन दिलावर बचाव में बोले कि सीएम रात में ही पहुंच गए और व्यवस्था संभाली। कांग्रेस के समय में घटिया उपकरण खरीदे गए थे, कमीशन लिए गए थे। इधर की तरफ डिप्टी सीएम ने कहा कि हम राहत दे रहे हैं, विपक्ष इस बात पर राजनीति ना करे, लेकिन परिवार सड़कों पर हैं, धरने दे रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। पुलिस धमकियां दे रही है, प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की कि सरकारी इमारतों में क्या हो रहा है, कहीं आग लग रही है तो कहीं बिल्डिंग गिर रही है। यह एक अलग केस की सुनवाई के दौरान था, लेकिन इसने एसएमएस हादसे को भी छुआ। विपक्ष का कहना है कि आंतरिक कमेटी मात्र कवर अप है, पूरे मामले में जुडिशरी जांच होनी चाहिए। यह राजनीतिक लड़ाई अब और तेज हो गई है, परिवार बीच में फिस रहे हैं। दोस्तों, यह हादसा कोई नया नहीं है। देश भर में सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की आग सालों से सुलग रही है। 2011 में कोलकाता के अंदर AMRI अस्पताल में बेसमेंट में पुरानी वायरिंग और अवैध स्टोरेज से आग लगी, जिससे लगभग 90 लोगों की मौत हुई। मालिकों पर केस चला, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। 2017 में गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई रुकी क्योंकि उसका बिल बकाया था। 48 घंटे में 60 से ज्यादा बच्चे मरे, नवजात, मासूम, जिनका गुनाह सिर्फ सरकारी सिस्टम पर भरोसा था। 2021 में नासिक के सरकारी अस्पताल में कोविड के दौरान ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ, जिसकी वजह से 22 मरीज तड़प तड़प कर मर गए। हर हादसे में कॉमन थ्रेड जर्जर इंफ्रा, लापरवाही और भ्रष्टाचार। फंड कागजों में खर्च, ऑडिट फाइलों और जवाबदेही गायब। एसएमएस में ही 6 साल पहले आग लगी थी, लेकिन कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई। दिल्ली, बिहार, यूपी, हर जगह वही कहानी, लेकिन बदलाव कहीं नहीं। इन हादसों से सीख लेकर सिस्टम को मजबूत किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने सब बर्बाद कर दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि फायर सेफ्टी ऑडिट का पैसा कहां गया? करोड़ों का बजट जो सेफ्टी के लिए पास किया गया था, लेकिन टेंडर्स में कैसे गायब हो गया? स्मार्ट हॉस्पिटल और आयुष्मान जैसी स्कीम में कागजों पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न इक्विपमेंट है, लेकिन ग्राउंड पर वही पुराने उपकरण और लीक करती हुई छतें। राजस्थान की RGHS स्कीम में करोड़ों का फ्रॉड, फेक बिल्स, घोस्ट एम्प्लॉय, टेंडर स्कैम, फेक इंस्पेक्शन के रूप में सामने आए हैं। पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट देते हैं, कैमरे पर आंसू बहाते हैं, लेकिन एक्शन फाइलों में दब जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने सुरक्षा को अनदेखा किया, वहीं बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के समय में घटिया उपकरण खरीदे गए। यह दोषारोपण का खेल है, लेकिन बीच में पिस रहे हैं तो केवल गरीब। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि योजनाओं का पैसा सिस्टम को मजबूत करने की बजाय जेबों में जाता है। राजस्थान में पब्लिक हेल्थ केयर की हालत इतनी खराब है कि जयपुर का एसएमएस अस्पताल हो या राजस्थान का कोई और सरकारी अस्पताल, डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। सीएजी की रिपोर्ट चीख कर बताती है कि राजस्थान में WHO का मानक, जिसमें 1000 पर 1 के हिसाब से 82,506 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन 2021 में 49,242 थे, यानी 40% डॉक्टरों की कमी। यानी कि डॉक्टर पेशेंट रेशो में एक डॉक्टर 1676 पेशेंट्स पर है। सरकारी अस्पतालों का और बुरा हाल है।
65% डॉक्टरों के साथ काम चल रहा है। ग्रामीण, रेगिस्तानी और आदिवासी इलाकों में तो यह संकट और गहरा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी स्तर पर डॉक्टरों की 35.51%, नर्सों की 18.56%, पैरामेडिकल्स की 55.88% कमी है। टर्शरी अस्पतालों में 21.45% डॉक्टर, 24.89% स्पेशलिस्ट और 44.93% पैरामेडिकल्स कम है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, जालौर, बाड़मेर जैसे जिलों में डॉक्टरों का अकाल है। सीएजी चेतावनी देती है कि यह कमी जिंदगियों की कीमत वसूल रही है। 2016 से 22 में भर्तियां हुई लेकिन खाई नहीं भरी। जब आईसीयू में एक डॉक्टर सैकड़ों मरीजों को देखता है, जब नर्सें ओवरलोड होने की वजह से थक कर चूर हो जाती हैं, जब पैरामेडिकल्स गायब हैं, तो सवाल उठता है कि जिंदगियां कैसे बचेंगी। गरीब प्राइवेट अस्पतालों से बचकर यहां आते हैं लेकिन मिलती हैं मौतें। दोस्तों, बात करें सुधार की तो सुधार संभव है। हर 6 महीने में इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी चेक हो, डिजिटल मॉनिटरिंग हो, सीसीटीवी रियल टाइम अलर्ट के साथ मासिक फायर ड्रिल अनिवार्य हो। बजट में सेफ्टी के लिए कम से कम 10% अलग से फंड रखा जाए। दोषियों पर सख्त सजा मिले, ना कि सिर्फ ट्रांसफर। उनके साथ ही अस्पताल में ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगाए जाएं जो कि चिंगारी पर खुद सक्रिय हो। लेकिन सवाल यह है कि यह सब आखिर होगा कब? कब तक गरीबों की सांसें लापरवाही में घुटेंगी? अब परिवारों का गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया है। मोमबत्तियां जल रही हैं, नारे गूंज रहे हैं, न्याय दो। लोकल्स ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि यह हर गरीब का दर्द है। पूर्व सीएम गहलोत ने परिवारों से मिले और बोलकर सरकार संवेदनहीन है ऐसा बताया। परिवार कहते हैं कि पुलिस धमकी दे रही है, कोई अधिकारी बात नहीं कर रहा है। 10 लाख का मुआवजा मिला लेकिन क्या पैसा दर्द मिटा सकता है? जांच कमेटी बनी लेकिन न्याय का इंतजार अनंत है। सोशल मीडिया पर जयपुर हॉस्पिटल फायर हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। लोग लापरवाही की कहानियां शेयर कर रहे हैं। यह गुस्सा बदलाव की मांग है जो सिस्टम को झकझोर रहा है। मीडिया में इसकी कवरेज ने पूरे देश को हिला दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। यह कहानी खत्म नहीं हुई। पिंटू का सपना, रुक्मणी की हंसी, सर्वेश की उम्मीदें ये धुएं में नहीं खोने चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह सिलसिला रुके तो आवाज उठाइए, बदलाव मांगिए, रेगुलर ऑडिट्स, सेफ्टी ड्रिल्स, भ्रष्टाचार पर लगा। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं जागा तो आज वे मरे, कल हमारी बारी हो सकती। शेयर करो, सवाल पूछो अपने विधायक से, अपने सिस्टम से। बदलाव सवालों से शुरू होता है। गरीबों की जिंदगी सस्ती नहीं है और यह हादसे हमें याद दिलाते हैं कि अगर वक्त है जागने का तो बदलाव लाने का। अगर हम चुप रहे तो अगली चिंगारी किसी और के घर को जला देगी। यह समय है एकजुट होने का, न्याय मांगने का, सिस्टम को बदलने का। धन्यवाद।